इंडक्टिव इफेक्ट पहले रीड करना चालू करो जी। Yes. Inductive effect. When a covalent bond is formed between atoms of different electronegativity, the electron density is more towards the more electronegative atom, which results in a polarity of covalent bond. बस रुक Such जाओ। polarization बस of बस sig- एक सेकंड बेटा, एक सेकंड एक सेकंड। अब पहले इतनी इसकी हिंदी बोल दूं मैं। कभी भी बेटा दो एटम्स के बीच में अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार में ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पहला इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है, इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये जो सिग्मा का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये उसकी तरफ ज़्यादा शिफ्टेड रहता है जो थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का भूखा होता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इन जनरली वो व्यक्ति होता है जिसके न्यूक्लियस में प्रोपोर्शनली ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं और जिसका साइज रिलेटिवली छोटा होता है। तो वो तो पीरियोडिक टेबल की बात है। लेट्स से बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी ये इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, हो जाएगा थोड़ा सा माइनस, ये हो जाएगा थोड़ा सा प्लस। और ये जो प्लस माइनस क्रिएशन, इसको कहते हैं पोलैरिटी क्रिएट होना है कोवेलेंट बॉन्ड में। और ये पोलैरिटी क्रिएट होने के कारण ये बॉन्ड अब पोलर बॉन्ड कहलाने लगता है। यहाँ तक की इंग्लिश ये थी, आगे बढ़ो। Such polarization of sigma electrons is termed as an inductive effect. यही सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पोलराइजेशन यानी कि प्लस माइनस का ये सेपरेट होना, इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. आगे बढ़ो आगे बढ़ो। Characteristics of inductive effect. अब कैरेक्टर This effect एक सेकंड बेटा, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के पहले, क्योंकि ये हम इंडक्टिव इफेक्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं इसमें और संशोधन कर देता हूँ। संशोधन मतलब कुछ नया नहीं बताऊंगा, बस वो ए और बी में प्रिसाइज हो जाऊंगा। मान लो ए कोई कार्बन की चेन है, जितने भी एटम की हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ए के साथ ए मैंने कार्बन की चेन को मान लिया और मैंने बी एक ऐसे व्यक्ति को माना है जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेट्स से सिंपलेस्ट एग्जांपल के रूप में तो कोई हेलोजन ब्रोमीन। अब मुझे पता है कार्बन ब्रोमीन में क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो हो जाएगा थोड़ा सा माइनस। अभी थोड़ा सा माइनस को मैं पोलैरिटी से ना दिखा के, क्योंकि खींच सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहा है यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको खींच रहा है, इसलिए इसको मैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन के खींचतान को पोलैरिटी से ना दिखा के मैं एक ऐसे एरो से दिखा दूंगा कि ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। हेलो। और क्योंकि कार्बन कंपाउंड इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट कार्बन्स, और कार्बन के कंपाउंड से अगर इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो फिलहाल ब्रोमीन एक माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप कहलाएगा, जिससे कि क्योंकि ब्रोमीन खींच रहा है तो ये पर्याप्त मात्रा में डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा, और जितना ये खींचेगा उतना कार्बन का खींचेगा तो वो डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। लो। Yes, sir. और वही कार्बन की चेन में यदि कोई ऐसा ग्रुप लग जाता जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय दे रहा होता तो ऐसे ग्रुप को मैं प्लस आई ग्रुप कह देता, और कार्बन की चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे बढ़ती तो वो माइनस होता जाता। हेलो। अगर कोई ग्रुप होता तो, एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना शुरू करो जी। This effect is passed on subsequent bonds, but it decreases rapidly and becomes vanishingly small after 3 bonds. बस यहाँ पे ये कह रहा है, जो मैं आपको कह रहा था ना, कार्बन की चेन जितनी भी बड़ी हो, तो बड़ी तो जितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन की चेन जितनी बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली ये जो इफेक्ट है इसको पड़ता है। कार्बन की चेन जितनी लंबी हो उससे इस इफेक्ट के होने को फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन हमने इतनी बात करी दी है कि अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो माइनस आई लगाएगा, माइनस आई लगाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको प्लस बना देगा। अब क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिविटी आएगी तो अब ये कार्बन अपने बाजू वाले कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो अपने बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ, ब्रोमीन मान लो बहुत शिद्दत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ये कार्बन उतनी शिद्दत से नहीं खींचेगा, कम खींचेगा। तो उस बाजू वाले कार्बन के भी खींचेंगे तो, पर क्योंकि खींचने वाला उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है तो इस पर पॉजिटिविटी थोड़ी और कम आएगी, इसलिए मैंने डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव लिख दिया। अब ये जो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव हो गया, ये बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उसके भी खींचेगा, लेकिन उतनी शिद्दत से नहीं, थोड़ा और कम, तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा 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 पॉजिटिव। बस इसके बाद
हालांकि आप कहने को ये भी कह सकते हैं सर ये कार्बन ही तो अपने बाजू वाले कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव हो भले गया पर इतना निग्लेजिबल इफेक्ट आगे बढ़ेगा कि केवल हम ये मानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट केवल 3 कार्बन एटम तक फ्लो कर पाता है। अगर खींचा जाएगा तो प्लस आएगा और कोई देगा तो माइनस आएगा। हेलो, Yes. और बोलो। This effect is distance dependent and is governed by the electronegativity difference of combining atoms. अब ऑब्वियसली बात है कोई माइनस आई या प्लस आई डिसाइड तब होगा जब वो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस आई, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो प्लस आई। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे ही डिपेंड कर रहा है और ये डिस्टेंस से डिपेंड कर ही रहा है। मतलब ये एक्चुअली केवल यहीं पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, उसके बाद ये निगले भले बोला जा रहा है थ्योरेटिकली कि 3 तक, पर एक्चुअल सच्चाई ये है कि ये इफेक्ट मोस्टली पहले कार्बन पे ही देखा जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट करता है। बिल्कुल सही। और बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. आगे बढ़। Plus I effect. When a group of atom or substituents has the ability to donate electron density to the attached carbon atom relative to hydrogen, such a group is termed as plus I group, and बस। the phenomena is called plus I effect. बस तो वही वाली बात है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है तो उसे प्लस आई ग्रुप कहेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन देने का भी अपन ने क्लास में एग्जांपल लिखा हो, एक बार और मैं लिख देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन बना रहा हूँ, है तो कार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, लेकिन क्योंकि ये कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ये कार्बन भले कार्बनों से ही जुड़ा हो, लेकिन नॉर्मल सैचुरेटेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 ज़्यादा होता है, तो वो sp2 खींचेगा, ये देगा, तो कायदे से ये जो CH3 ग्रुप हो गए ये प्लस आई ग्रुप कहलाएंगे। तो ये प्लस आई ग्रुप क्यों है? क्योंकि कार्बन के पे जो कार्बोकैटायन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में प्लस आई ग्रुप है। Yes, sir. आगे। Minus I effect. When a group or substituents has the ability to withdraw electron density from the attached carbon atom relative to hydrogen, such a group is termed as minus I group, माइनस आई में and the phenomena is called minus I effect. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई दिक्कत? No, sir. आगे। Application of inductive effect पढ़ दो। to decide stability of carbocation. अब अभी अपन ने देखा था कि मान लो ये कार्बोकैटायन है, वो कार्बोकैटायन को अगर 3 जगह से प्लस आई है तो इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे कम होगा 2 डिग्री, इससे कम होगा 1 डिग्री, सबसे कम होगा मिथाइल कार्बोकैटायन। कोई दिक्कत? No, sir. और बोलो। Electron donating group plus I is directly proportional to stability of carbocation. ऑब्वियसली बात है, कोई कार्बोकैटायन है तो उस कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितना ज़्यादा उसको प्लस आई ग्रुप मिल जाएंगे उतना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख को शांत कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत? No, sir. और बोलो। To decide stability of carbanion. अब कार्बनाइन के लिए क्या बात हो जाएगी? उल्टी बात हो जाएगी। सर कार्बनाइन एक ऐसा इंटरमीडिएट होता है जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन पे माइनस इज नोन एज कार्बनाइन। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो उसमें अगर हम एक ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो प्लस आई लगाए तो वो कहेगा यार ऑलरेडी मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन लिया हूँ तो मुझे और दे रहे हो, तो कार्बनाइन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और इसी के ऑपोजिट अगर एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो कि इलेक्ट्रॉन उससे विड्रॉ करेगा, खींचेगा, यानी कि माइनस आई ग्रुप लगाओगे, तो कार्बन आयन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोड किया हुआ है, भाई कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, पर किसी कारणवश उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन आ गया है तो उस एक्स्ट्रा बोझ को अगर कोई शेयर करेगा माइनस आई लगा के तो उसको कंफर्टेबल फील होगा। तो इसलिए बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि माइनस आई लगाने वाले लोग कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देने वाले यानी कि प्लस आई जैसे ग्रुप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाएंगे। कार्बन आयन को मैं माइनस से दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत? No, sir. और बोलो। हो गया? Electromagnetic effect. चलो, आपको इंडक्टिव भी पूछना था कि आगे भी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा दूसरा हो गया, पूरा पूछना है? Sir, सारे effects. सारे इफेक्ट्स पढ़ने हैं। चलो तो एक बार रीड करते चल बेटा, जहाँ जहाँ दिक्कत हो मेरे को वहाँ पे रुकना। अब आप पूरे सारे सुनने ऐसे हिंदी की कुछ स्पेसिफिक सुननी है? So mainly plus
हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा समझ। अच्छा, पूरा ही समझना है, हाँ चलो फिर रीड करते जाओ बेटा, मैं बोलता जा रहा हूँ, हाँ कंटिन्यू। सर इसमें माइनस सी और प्लस ई समझना है, जैसे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कहानी ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है, हर समय नहीं लगता। तो टेम्परेरी इफेक्ट क्या क्या है, टेम्परेरी कब लगता है सर? तब लगता है जब सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है जिसमें अटैक होता है ना, वो रिएजेंट जिसमें अटैक। कभी सबस्ट्रेट में सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तभी लगता है जब उसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक अल्कीन बनाया है, मल्टीपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। अब खुद बताओ, अल्कीन कैसा होता है सर? हमें पता है अल्कीन ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है मतलब अल्कीन एक माइनस के केंद्र की तरह काम करेगा। तो इस पर अटैक कौन करेगा? कोई प्लस। अगर प्लस अटैक करेगा, भले अटैक प्लस कर रहा है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब रिएक्शन का एरो कहाँ से कहाँ दिखाया जाता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से हम मूव करेंगे। अच्छा, अब अगर मूव करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि मान लेते हैं सर, हमें पता है पाई सिग्मा बनना चाहता है। अच्छा, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, हाइड्रोजन को अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई एक कार्बन देगा। अच्छा, तो मान लेता हूँ मैं पहले कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा सर, अगर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हुआ? तो बेटा हाइड्रोजन के दूसरे वाले कार्बन के जो दो बॉन्ड है वो रहे आए, लेकिन ये जो हाइड्रोजन अब अटैच होगा, ये जो आने वाला हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, ये तो पहले H+ था, ये H कैसे बना दिया सर आपने? गलत बनाया क्या? नहीं बेटा, गलत नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। कहाँ से आ गया? बाजू वाले कार्बन का। किस कार्बन का? इस कार्बन का। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है किसका है? इस वाले कार्बन, इसलिए इस पर प्लस आ गया। ई कार्बन पर जो अपना इलेक्ट्रॉन था वो उसके पास अभी भी मौजूद है। हेलो, यस सर। तो इसलिए प्लस इफेक्ट में बोला जाता है कि अटैकिंग स्पीशी कभी भी एक पाई क्लाउड को अटैक करेगा, और अटैकिंग स्पीशी अगर प्लस है मतलब प्यार किसको कर रहा है? माइनस को। जो माइनस को प्यार करता है वो कहलाता क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल। कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कोई प्लस यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट को अटैक करेगा तो अटैक जिस कार्बन पे, जिस साइट पे वो अटैक करेगा, उस मान लो इस साइट पे अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन उसी साइट में आए हैं तब ना इसके छिने हैं। तो इंग्लिश में लिखा जाएगा अटैकिंग स्पीशी जिस कार्बन से अटैच होगा पाई इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे मूव करेगा। ये शायद प्लस ई का स्टेटमेंट होगा, कोई दिक्कत? नो सर। उसी के विपरीत माइनस ई के केस में अपने को क्या समझना है? बस माइनस ई के केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें पाई क्लाउड है, जैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप, अब अटैक करने वाला कोई माइनस अगर है तो, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, हमें पता है CN- के स्ट्रक्चर में कार्बन में माइनस आता है। हमें ये भी पता है इसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस। ऑब्वियसली बात है, माइनस कहाँ अटैक करेगा? जहाँ प्लस हो। अगर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? गौर कीजिएगा भाई, एक हो जाएगा ये O-, क्योंकि अगर ये वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस कार्बन को, तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इस कार्बन की ज़रूरत नहीं, वो इस ऑक्सीजन को दे देगा। ऑक्सीजन वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने में खुश भी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये C ट्रिपल बॉन्ड N इससे जुड़ जाएगा। तो इसका माइनस ई इफेक्ट का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि अटैकिंग स्पीशी अगर अटैक करता है पाई सिस्टम को, तो जिस कार्बन में या जिस साइट में वो अटैच होगा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे अनसैचुरेटेड एटम के पास जाएगा। हेलो भाई, जहां अटैक हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गया है। हेलो, ये माइनस ई का स्टेटमेंट हो गया। हेलो, यस ठीक है, और पढ़ोगे और बोलोगे आगे बेटा। सर। प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट ने किन इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन डील किया था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। इंडक्टिव इफेक्ट ने किसका डीलोकलाइजेशन डील किया था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर किसी के पास नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका डीलोकलाइजेशन कैसे डील किया जाएगा? रेजोनेंस इफेक्ट से। अच्छा, मतलब सर रेजोनेंस इफेक्ट किनका डीलोकलाइजेशन डील करता है? नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। अच्छा, तो अब नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता कैसे है? ये एक सिस्टम के अंतर्गत होता है। वो सिस्टम कहलाता है कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम के एग्जाम्पल क्या है? कॉन्जुगेट सिस्टम के एग्जाम्पल है पाई सिग्मा पाई। दूसरा एग्जाम्पल है पाई सिग्मा एक ऐसा एटम जिस पे
लोन पेयर हो, फिर पाई सिग्मा एक ऐसा एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, फिर पाई सिग्मा एक ऐसा एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, और पाई सिग्मा एक ऐसा एटम जिस पे फ्री रेडिकल। ये पांचों केसेस में अगर पाई नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर एक डीलोकलाइज करेगा, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, तो कर सकता है, क्योंकि नॉन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड या लोन पेयर ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती इसमें, ये इधर उधर डीलोकलाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो करते हैं। तो सबसे बेसिक अपन एग्जांपल इसमें कहते हैं कि रेजोनेंस यानी कि नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन के लेन देन दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला प्रकार होता है प्लस आर, दूसरा प्रकार होता है माइनस आर। प्लस आर में क्या होता है, यदि किसी कॉन्जुगेट सिस्टम को, कॉन्जुगेट सिस्टम जो हम सबसे बेसिक यूज़ करते हैं वो बेंजीन का यूज़ करते हैं, पाई सिग्मा पाई इसमें कंटिन्यूस रहता है। तो यदि किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम से कोई भी एक ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो और वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से न जुड़ा हो, जैसे फिलहाल कॉन्जुगेट सिस्टम बेंजीन रिंग है, जो सिग्मा बॉन्डेड एटम जुड़ा है वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और नाइट्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन का नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। ऐसी सारी सूरत में कॉन्जुगेट सिस्टम को जो भी ग्रुप जुड़ा होगा वो ग्रुप अपने नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसलिए वो प्लस आर कहलाएगा। अब देगा कैसे, बड़ा आसान है सर। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ आएंगे तो पाई बन जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन की अब इस कार्बन को ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ मूव कर जाएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, बाकी आपकी कॉपी में बने होंगे, अगर डाउट हो तो आप कोई भी डाउट पूछ लीजिएगा। मैं फिलहाल एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर गए तो उस पर आ गया प्लस, ये पाई क्लाउड आ गया, इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर बॉन्ड एज इट इज। अभी भी कॉन्जुगेट सिस्टम है, कैसे है सर, पाई सिग्मा माइनस, अभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पैरा में आ जाएगा, फिर पैरा से ये आगे पाई बनेगा, ये फिर से ऑर्थो में आ जाएगा, फिर यहाँ से फिर आगे फ्लो करेगा और वापस पहुँच जाएगा। ये मैंने एक ही में बना दिया है क्योंकि शायद मैंने क्लास में डिटेल में बनवाया हुआ था, लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। माइनस आर में बस ये होता है कि कॉन्जुगेट सिस्टम यानी कि बेंजीन रिंग्स को ऐसा एटम जुड़ा हो जो फर्दर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, बस पाई इलेक्ट्रॉन नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, खींचेगा अपनी तरफ, तो माइनस आर कहलाएगा। हेलो, चाहे कोई प्लस आर हो या माइनस आर हो, बेंजीन रिंग में वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अगर प्लस आर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब माइनस आएगा बेंजीन रिंग में, और माइनस आर होगा तो खींचेगा तो प्लस आएगा बेंजीन रिंग, आएगा वहीं कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। कोई दिक्कत, आगे पूछो। हाइपर कॉन्जुगेशन आखिरी बचा है, उसका भी थोड़ा ब्रीफिंग सुन लो। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा, कॉन्जुगेट सिस्टम हमने देख लिया, कॉन्जुगेट सिस्टम में नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करते हैं, क्योंकि नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती। सिग्मा डीलोकलाइज नहीं कर सकता इन जनरल। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि सिग्मा तब बनता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। याद है पीछे की पुच्छी छोटी केमिकल बॉन्डिंग में देखा था। अब अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी बेटा तो ये टूट नहीं सकता, ये टूटेगा तो मॉलिक्यूल ही खत्म हो जाएगा। तो इन जनरल सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं करता, लेकिन बहुत प्रिसाइज एक आध केस हैं जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेट सिस्टम जैसे डीलोकलाइज करने लगता है, फुदकने लगता है। तो हम कहते हैं अरे तू तो स्टेबल था, पागल, अनस्टेबल क्यों हो रहा है, टूट क्यों रहा है, इसलिए हम कहते हैं हाइपर एक्टिव हो गया व्यक्ति। तो इसलिए इस नाम भी पड़ा है हाइपर कॉन्जुगेशन। अब क्या हमेशा ऐसा सिग्मा टूट जाएगा सर, नहीं बेटा। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत प्रिसाइज, हमेशा बहुत एकदम प्रिसाइज सिचुएशन में ऑब्जर्व किया गया है नेचर में। कहाँ कहाँ, सबसे पहली चीज़, हाइपर कॉन्जुगेशन तभी देखा जाता है जब एक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम हो। एक sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम एक अल्कीन भी हो सकता है, लेकिन एक बेसिक बात है कार्बोकेटाइन, ये भी एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर ये डायरेक्टली जुड़ा होगा एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, कंडीशन क्या है, ये sp2 होना चाहिए सिस्टम, बाजू वाला sp3 होना चाहिए। ऐसी सूरत में जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास जितने भी C बॉन्ड H होंगे, वो हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन बाजू वाले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए
अपने इलेक्ट्रॉन्स, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, अपने कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स को, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे और यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। और ये जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था वो उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कुर्बान किसने किया? ये ऊपर वाले हाइड्रोजन, उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन कुर्बान हुआ? ऊपर वाले हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये कुर्बान हुआ। कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया। इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन अभी भी था, अभी भी है, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा इस कार्बन, इस हाइड्रोजन के पास। तो ऐसी सूरत में जब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोजन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पाई में कन्वर्ट करने की योग्यता रखते हैं, ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन की थ्योरी कहती है, जिससे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाता है। हाँ, लेकिन ये बात अजीब लगती है कि सर सिग्मा पाई बनेगा तो खुश तो होगा नहीं, लेकिन इसीलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि नेचर में ऐसी स्टेबिलिटी ऑब्जर्व की गई है, जिसको हमने किस थ्योरी को बना के समझने के प्रयास किया? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स होंगे, ये कार्बन को कार्बोकेटाइन बनने में उतना ही आसानी होगी, क्योंकि उसको उतने सारे हाइड्रोजन मदद करेंगे अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन देके। इसलिए कई लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। हेलो, Yes, sir. डाउट बोलो। Sir, नहीं. अच्छा, और पूछ लो। सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड ही लगेगा? यहाँ पे सिंगल भी तो लग सकता था। हाँ बेटा, ये तो सवाल आपको बताएगा ना। सवाल आपसे अगर ऐसा कुछ पूछेगा कि भैया इसकी स्टेबिलिटी बताओ, जैसे अगर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भाई बताओ कौन सा अल्कीन स्टेबल है, तो आप कहोगे सर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बाजू का वाला ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इस पास 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इस अल्कीन, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अल्कीन भी होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अल्कीन को कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स मदद कर रहे हैं? 6। और इसी के पैरेलल में अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि एक ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, मैं पूछूं इस अल्कीन में कौन अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन से हैं? ये वाले। इसके बाजू में sp3 कौन से हैं? ये और ये है। इनके पास हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इसके पास कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स की मदद होगी? 5। तो वो तो आपसे सवाल पूछेगा ना कि भाई कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल, तो हमारा जवाब होगा ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि उस पास 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अपने को कुर्बान करके इनकी भूख को मिटाने के लिए तैयार है। हेलो, तो सवाल पूछेगा ना। हमें तो कंडीशन याद होनी चाहिए हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हम इस थ्योरी का इस्तेमाल प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में कर पाएंगे। विदाउट डूइंग एक्सपेरिमेंट, आफ्टर मेकिंग दिस थ्योरी, हम बिना एक्सपेरिमेंट करके बता पा रहे हैं ना आपको कौन सा अल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। तो यही फ़ायदा होता है बेटा थ्योरी का। और बोलो। फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा? सारा कि इन जनरल? फिर पूरा टॉपिक। हाइब्रिडाइजेशन सुन लो बेटा। भाई हाइब्रिडाइजेशन में बेसिक बात इतनी सी होती है कि कि कभी भी कोई एटम को दूसरे एटम से अगर बॉन्ड बनाना हो तो केमिकल बॉन्डिंग कहती थी भाई क्यों बनाए? सबसे पहले ऑक्टेट रूल कहता था, हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है इसलिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमको एक्चुअल जवाब दिया, उसने कहा हर एटम दूसरा एटम बॉन्ड इसलिए नहीं बनाता कि अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि उसके अपने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी होती है। हेलो, यस सर। अब VSEPR थ्योरी बताती है अलग से कि कभी भी किसी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अगर बाकी एटम्स आएंगे तो 3 डायमेंशनल स्पेस में शेप कैसा होगा, वो VSEPR थ्योरी बताती है। अब VSEPR थ्योरी और VBT की थ्योरी को जोड़ने के लिए हमको हमको हाइब्रिडाइजेशन की मदद लगती है। क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि सबसे बेसिक एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं आपके लिए, इसलिए लगती है बेटा कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ मीथेन की, तो हमसे बोला जाएगा बताओ भैया मीथेन को एक्सप्लेन करो, मीथेन नेचर में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम सबसे पहले VBT के पास जाएंगे।
तो वीबीटी क्या कहेगी कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्योंकि अपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है। हम ये कैसे सिद्ध करेंगे? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2। मतलब वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेलो, आने वाले हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो बोला जाता है कभी भी सेंट्रल एटम आने वाले लोगों को देख के खुद को एक्साइट करेगा, तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो फुदक के कहाँ पहुँच जाएगा? 2p में पहुँच जाएगा। तो ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट होकर 2p में आ गया, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ऊपर वाले को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इस पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं? 4। क्यों? हाइड्रोजन का की स्थिति क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s1, मतलब इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हर हाइड्रोजन अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए इन 4 कार्बन के अनपेड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। ये तो वीबीटी ने समझा दिया। अब पेयरिंग कैसे हो जाएगी भाई? एक पेयर यहाँ हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो CH4 तो बन गया। VSEPR थ्योरी के पास गए तो VSEPR थ्योरी ने कहा कि अगर कोई भी एटम के इर्द गिर्द 4 लोग सिग्मा बॉन्ड बनाने आएंगे तो शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होने के लिए शेप कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल सर होने के लिए बनता है, अरे यार मेरे को एक सेकंड रुकिएगा, एक आध स्क्रीन साफ करनी पड़ेगी। हाँ, टेट्राहेड्रल होने के लिए हम फोटो कैसे बनाते हैं कि भैया एक हाइड्रोजन ऊपर और बेस में एक ट्रायंगल, तो बेस में बना ट्रायंगल और ऊपर ही हो गया, और हर बॉन्ड के बीच में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। अच्छा, अगर अब मैं VSEPR और VBT को जोड़ना चाहूँ, मतलब VBT क्या कहती थी? हर एटम दूसरे एटम से बॉन्ड क्यों बनाता है? अपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए। इसके लिए वो हेड ऑन ओवरलैप करेंगे। अब अगर हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो S में है और 3 इलेक्ट्रॉन P में है। हमने ओवरलैपिंग के कंसेप्ट से पूछा तो ओवरलैपिंग के कंसेप्ट ने हमको बोला कि भैया अगर तुमको p ऑर्बिटल बनाना है, अगर तुमको p ऑर्बिटल बनाना है तो क्या करो? पहले कार्बन का ये एक p ऑर्बिटल बनाओ, पीछे की पुच्छी छोटी कर दो, और ये एक हाइड्रोजन के हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई। ये फिर पीछे की तरफ नीचे का ट्रायंगल, और ये एक और, नीचे के 3 ट्रायंगल हो गए, हाइड्रोजन साथ बन सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब 3 तो हो गए P के साथ, एक तो S के साथ करना पड़ेगा, और S कैसा होता है बेटा? गोल। तो वो जो टेट्राहेड्रल वाली बात थी कैसे पूरी होगी? क्यों सर? अरे यार, अगर तू गोल बना देगा, मान लो तुमने एक S ऐसा बना दिया कार्बन का और हाइड्रोजन का S, तो ये सेम बॉन्ड थोड़ी है। आप कहोगे कि भैया 3 C बॉन्ड H की एक जैसे थे और ये एक C बॉन्ड H अलग था क्या? नहीं, एक्सपेरिमेंट किया गया, पाया गया ये सारे बॉन्ड इक्वल थे। लेकिन अगर हम VSEPR और VBT को जोड़ेंगे तो हमको तो लगेगा सर ये तो SS की ओवरलैपिंग से बने हैं। SS की ओवरलैपिंग तो कमज़ोर होती है SP की ओवरलैपिंग से। तो अब मदद ली गई हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट की, और बोला गया कि सेंट्रल एटम कभी भी कंबाइनिंग एटम से अगर कंबाइन करेगा तो कंबाइन करने के पहले क्या करेगा? जैसे हमने कहाँ फ़ोटो बनाई थी, ये जैसे कार्बन को अगर 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है तो कंबाइन करने के पहले कार्बन के पूरा का पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटरमिक्स होगी। इंटरमिक्स मतलब एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करेंगे। जितने ऑर्बिटल पार्टनरशिप करेंगे मॉडिफाई होकर उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। कितने कर रहे हैं? 4। तो कितने बनेंगे? 4। लेकिन अब वो sp नहीं है, अब वो होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हेलो, और ये सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी सब सेम होगी। ऐसे ही एग्जाम्पल को मैंने समझाया हुआ अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स के साथ। कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछ लो और पूछना हो तो, वरना मेरे हिसाब से तुमने नोट्स नहीं पढ़ा है बेटा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन इन जनरल पूछ रहे हैं तो नोट्स पढ़ा है बेटा आपने? यस सर, मैंने पढ़ा है। तो अब बेटा आज की क्लास के बाद एक बार फिर पढ़ने की प्रयास करने की कहानी सुन के, ठीक है? और Yes, फिर sir. कल तो खैर पेपर है, फिर पूछ लेना मालूम। अभी अगर कुछ प्रिसाइज पूछना हो तो और पूछ लो हाइब्रिडाइजेशन में। नहीं सर, वो सर कल मेरा केमिस्ट्री का पेपर है तो सर आना अच्छा, पड़ेगा कल। नहीं बेटा, पेपर है तो पेपर तो सुबह होगा ना, शाम को थोड़ी। सर सुबह 7 बजे से 11, 12, 1 बजे तक। हाँ, तो कल मेरी क्लास तो शाम को लगती है ना बेटा। नहीं सर, फिर नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का है ना, अच्छा इसलिए। अच्छा, तो आप लोग का पेपर कल आप लोग का, लेकिन वो केमिस्ट्री पेपर रखा है ना मैंने।
यस सर रखे हैं। तो कल ना करके परसों कर दूं, ऐसा कह रहे हो? नहीं सर, जैसे अभी मेरा कल केमिस्ट्री का हो जाएगा तो सर मैं पूछ रही थी कि सर देना पड़ेगा या नहीं। अच्छा, कल केमिस्ट्री हो जाएगा आपका। अरे तो बेटा आगे के लिए दे लेना। नहीं, वैसे आगे के लिए क्या है, तो चलो मत अटेम्प्ट करना, आप मत देना कल वाला पेपर। बाकी लोगों का तो, अभिषेक तुम लोग का तो अभी है ना पेपर बाद में? यस सर। ठीक है ठीक है, चलो और बोल दो बेटा, डाउट बोल दो।